बॉस्काम्प घाटी का राज। एक सुबह मैं और मेरी पत्नी नाश्ता कर रहे थे। तभी नौकरानी एक टेलीग्राम लेकर आई। यह शर्लॉक होम्स ने भेजा था और इस प्रकार था, क्या तुम 2 दिनों के लिए वक्त दे सकते हो? मुझे पश्चिमी इंग्लैंड से अभी अभी तार आया है बॉस्काम्प घाटी की त्रासदी के सिलसिले में। मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरे साथ चलो। वहाँ की हवा और नज़ारे खूबसूरत हैं। 11:15 तक पेडिंगटन छोड़ देना। डियर, क्या कहते हो? मेरी पत्नी ने मुझे देखकर कहा, क्या तुम जाओगे? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। अभी मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है। ओह, एंस्ट्रथर तुम्हारा काम कर देगा। कुछ समय से तुम कुछ कमजोर भी दिखाई दे रहे हो। मैं सोचती हूँ कि जगह बदलने से तुम्हें फायदा होगा, और वैसे भी तुमको मिस्टर शर्लॉक होम्स के केसों में बड़ी दिलचस्पी है। अगर मैं नहीं गया तो मैं एहसान फरामोश कहलाऊंगा, क्योंकि उसके एक केस से मैंने कितना पाया है। मैंने जवाब दिया, पर अगर मुझे जाना है तो मुझे फौरन अपना सामान पैक करना होगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है। अफगानिस्तान की कैंप की जिंदगी से मैंने किसी भी यात्रा के लिए फौरन तैयार हो जाना सीखा था। मेरी जरूरतें कम और सामान्य थीं, जिससे आधे घंटे से कम समय में मैं कैब में बैठा पेडिंगटन स्टेशन की ओर जा रहा था। शर्लॉक होम्स बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसका लंबा पतला शरीर उसके लंबे सलेटी क्लोक और कैप से और भी लंबा लग रहा था। तुमने आकर बहुत अच्छा किया, वॉटसन, वह बोला। इससे मुझे बहुत फर्क पड़ता है जब मेरे साथ कोई ऐसा होता है जिस पर मैं पूरा भरोसा कर सकता हूँ। स्थानीय व्यक्ति हमेशा या तो बेकार होते हैं या पक्षपाती। तुम कोने की 2 सीटें बचाकर रखो, मैं टिकट लेकर आता हूँ। पूरे डिब्बे में हम 2 ही थे, और इसके अलावा कागजों का भारी पुलिंदा जो होम्स अपने साथ लाया था। वह इन कागजों के बीच में कुछ ढूंढता और पढ़ता रहा, और बीच बीच में कुछ नोट लिखता और कभी ध्यान में डूब जाता। इस तरह हमने रीडिंग पार कर लिया। फिर उसने सारे कागजों का गोला बनाया और उन्हें ऊपर फेंक दिया। क्या तुमने केस के बारे में कुछ सुना है? उसने कहा। एक शब्द भी नहीं। मैंने कुछ दिनों से अखबार नहीं देखा। लंदन की प्रेस ने सारा किस्सा नहीं बताया है। मैं सारे अखबार पढ़कर छांट रहा था कि मेरी जानकारी से कोई भी बात छूटी न रह जाए। मुझे जो समझ में आया है वह यह है कि यह उन मामूली केसों में है जो बहुत कठिन साबित होते हैं। यह तो विरोधाभास लग रहा है, पर यही गहरा सच है। अगर कोई केस अपने आप में अनूठा हो तो उसका कोई न कोई सुराग मिल ही जाता है। अपराध जितना ही आम और साधारण होता है, उसे सुलझाना उतना ही कठिन होता है, पर इस मामले में इन लोगों ने मारे गए व्यक्ति के बेटे पर गंभीर आरोप लगाया है। तो यह हत्या का मामला है। अंदाज तो यही लगाया जा रहा है। मैं किसी भी बात को तब तक नहीं मानूंगा जब तक मैं खुद ही मामले की छानबीन न कर लूं। मैं थोड़े ही शब्दों में, जितना भी मैं जान पाया हूं, तुमको केस के बारे में बताता हूं। बॉस्काम्प घाटी हेयरफोर्डशायर के रॉस से बहुत दूर नहीं है। यहाँ का सबसे बड़ा जमींदार मिस्टर जॉन टनर है, जिसने ऑस्ट्रेलिया में दौलत कमाई और कुछ साल पहले लौट आया। उसने ऑस्ट्रेलिया के पुराने मित्र मिस्टर चार्ल्स मैककार्थी को मिस्टर हेदले का खेत दे दिया। ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते थे, इसलिए जाहिर है ये लोग एक दूसरे के पास ही रहना चाहते थे। टनर इन दोनों में ज्यादा अमीर था, इसलिए मैककार्थी उसका किराएदार बन गया। फिर भी दोनों के बीच बराबरी के रिश्ते बने रहे। मैककार्थी का एक बेटा था, 18 साल का युवक, और टनर की एक ही बेटी थी, लगभग इसी उम्र की, पर दोनों की ही पत्नियों का स्वर्गवास हो चुका था। वे दोनों अपने पड़ोस में रहने वाले अंग्रेज परिवारों को नजरअंदाज करते हुए एकाकी जीवन बिता रहे थे। पर दोनों मैककार्थी को खेलों का शौक था और पड़ोस में होने वाली रेसों में भाग लेते थे। मैककार्थी ने 2 नौकर रखे थे, एक आदमी और एक लड़की। टनर के पास करीब आधा दर्जन नौकर थे। इन परिवारों के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी मिल सकी है। अब किस्सा सुनो। 3 जून को, यानी पिछले सोमवार को, मैककार्थी दोपहर 3 बजे के लगभग हेदले के घर से निकला और बॉस्काम्प पूल जा पहुंचा, जो बॉस्काम्प घाटी से नीचे गिरने वाले झरने से बना एक छोटा सा तालाब है। सवेरे वह अपने नौकर के साथ रॉस गया था। वहां उसने कहा था कि वह जल्दी में है, क्योंकि 3 बजे उसको एक आदमी से जरूरी मुलाकात करनी है। उस मुलाकात से वह जिंदा वापस नहीं लौटा। हेदले फार्म हाउस से बॉस्काम्प पूल करीब लगभग आधा मी की दूरी पर है, और इस रास्ते से गुजरते हुए उसे 2 लोगों ने देखा था। एक तो बूढ़ी औरत थी जिसका नाम नहीं दिया गया है, और दूसरा था विलियम क्राउडर नाम का गेमकीपर, जो मिस्टर टनर के लिए काम करता था। दोनों ने गवाही दी है कि मिस्टर मैककार्थी अकेला था। गेमकीपर बताता है कि मिस्टर मैककार्थी के वहां से गुजरने के कुछ मिनटों के अंदर उसने उसके बेटे मिस्टर जेम्स मैककार्थी को उसी रास्ते पर बगल में बंदूक दबाए जाते देखा था।
जहां तक वह समझ पाया है, पिता उस समय भी दिखाई पड़ रहा था और बेटा उसके पीछे जा रहा था। उसने इस बारे में और ज्यादा नहीं सोचा। शाम को उसे हादसा घटने की बात पता चली। दोनों मैककार्थी उस समय के बाद भी देखे गए जब विलियम क्राउडर यानी गेमकीपर की आंखों से ओझल हो चुके थे। बॉस्काम्प पूल एक गोल घने जंगल के बीच में है। 14 साल की एक लड़की पेशेंस मोरन जो बॉस्काम्प घाटी एस्टेट के लॉजकीपर की बेटी है, इन्हीं में से एक जंगल में फूल चुनने गई थी। वह बताती है कि जब वह वहां थी तब उसने देखा कि जंगल के सिरे पर और तालाब के पास मिस्टर मैककार्थी और उसका बेटा खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि उनके बीच हाथापाई हो रही है। उसने बड़े मिस्टर मैककार्थी को अपने बेटे से कड़े शब्दों में बोलते सुना और उसने देखा कि बेटे ने हाथ उठाया था, मानो पिता को मारने वाला हो। उनकी हिंसा से वह इतनी डर गई कि वह भाग गई और घर पहुंचने पर उसने अपनी मां को बताया कि वह तालाब पर मैककार्थी, पिता और पुत्र दोनों को लड़ते छोड़ आई है और उसे डर लग रहा था कि वे दोनों एक दूसरे को मारेंगे। पर उसने मां को यह बात बताई ही थी कि उसने देखा कि छोटा मैककार्थी दौड़ता हुआ लॉज आया और बोला कि उसने जंगल में अपने पिता को मरा हुआ देखा है और वह लॉजकीपर की मदद लेने आया था। वह बड़ा घबराया हुआ था और उसके पास न बंदूक न हैट था। उसके दाएं हाथ और आस्तीन पर ताजे खून के धब्बे थे। उसके पीछे जाने पर उन्होंने देखा कि उसके बाप का शरीर तालाब के किनारे घास पर पड़ा है। सिर पर बार बार किसी भारी चीज से वार किया गया था। जख्म ऐसे थे मानो बेटे ने अपनी उसी बंदूक से मारा हो जो लाश से कुछ ही दूर घास पर पड़ी थी। इन हालातों में युवक तो तुरंत हिरासत में लिया गया और मंगलवार को हुई पूछताछ में फैसला दे दिया गया कि यह काम किसी सनक के चलते किया गया था। बुधवार को वह रॉस में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उसने यह मामला दर्ज कर दिया है। पुलिस की कचहरी के सामने तथ्य आए हैं। इससे ज्यादा आसान केस मैंने आज तक नहीं देखा। अपराधी सामने है, घटना के सबूत और गवाह इसी ओर इशारा कर रहे हैं। घटनास्थल के सबूत बड़े पेचीदा होते हैं। वह पहले एक ओर इशारा कर रहे होते हैं, पर अगर तुम दूसरे नजरिए से देखो तो दूसरी ओर कहानी कहने लगते हैं। फिर भी यह मानना पड़ेगा कि युवक के खिलाफ केस काफी गंभीर है। यह हो भी सकता है कि वह अपराधी हो। उस इलाके में कई लोग हैं और उनमें पड़ोस के जमींदार की बेटी मिस टर्नर भी है, जो युवक को बेगुनाह मानते हैं और जिन्होंने यही साबित करने के लिए लेस्ट्रेड को चुना है, जिसके बारे में तुम लाल रंग की स्टडी के दिनों से जानते हो। लेस्ट्रेड उलझन में पड़ गया है और हारकर उसने यह केस मुझे सौंप दिया है। यही वजह है कि दो अधेड़ लोग 80 की मी प्रति घंटा की रफ्तार से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, जबकि उन्हें आराम से घर पर बैठकर नाश्ता पचाना था। मुझे लग रहा है कि तथ्य इतने साफ है कि इस केस से तुमको और कुछ भी नहीं मिल पाएगा। मैंने कहा, जो साफ दिखाई देता है उससे ज्यादा छलावा और कहीं नहीं होता। हंसते हुए उसने कहा, इसके अलावा हो सकता है कि हमको कुछ नए साफ सबूत मिल जाएं, जो लेस्ट्रेड को नहीं दिख पाए हों। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, इसलिए यह नहीं समझोगे कि मैं डींग हाँक रहा हूं कि मैं इस तरीके से लेस्ट्रेड की बात को स्वीकार या अस्वीकार करूंगा, जो वह समझ भी नहीं सकता। अब पहला उदाहरण ही लो। मैं साफ देख रहा हूं कि तुम्हारे बेडरूम में खिड़की दाईं तरफ है, पर मुझे शक है कि मिस्टर लेस्ट्रेड की नज़र में यह जाहिर सी बात आती है या नहीं। तुमको कैसे? माय डियर फेलो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। मैं जानता हूं कि फौजी साफ सफाई तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भरी है। तुम रोजाना सवेरे शेव करते हो और इस मौसम में तुम सूरज की रोशनी में शेव करते हो, पर क्योंकि बाईं ओर जाते जाते तुम्हारी शेविंग कमजोर पड़ती जाती है और जबड़े तक पहुंचते पहुंचते काफी बेतरतीब, यह साफ है कि इस तरफ रोशनी दूसरी तरफ की रोशनी से कम होती है। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारी जैसी आदतों वाला कोई शख्स दोनों तरफ एक सी रोशनी होने पर भी ऐसी शेव करेगा। मैं गौर करने और नतीजे पर पहुंचने का एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। यहाँ मेरी काबिलियत सामने आती है और यह संभव है कि हमारे सामने आए मामले में इससे मदद मिल सके। पूछताछ के दौरान एक दो छोटे मुद्दे सामने आए थे और उन पर ध्यान देना जरूरी है। वे क्या हैं? ऐसा लगता है कि उसको फौरन हिरासत में नहीं लिया गया था, पर हैदले फार्म लौटने के बाद लिया गया था। जब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल ने बताया कि वह हिरासत में है, उसने कहा कि उसे यह सुनकर ताज्जुब नहीं हो रहा और यह उसके कर्मों का फल है। उसकी इस बात से जाहिर है, ज्यूरी के मन में उठी किसी भी तरह की शंका दूर हो गई होगी। वह उसका कबूलनामा था। मैंने कहा, नहीं, क्योंकि इसके बाद उसने कहा था कि वही अपराधी है। सारे घटनाक्रम के बाद उसका इस बात को कबूलना ही शक पैदा करता है। इसके विपरीत, होम्स बोला, पर इस समय छाए काले बादलों के बीच मुझे उम्मीद की यही किरण दिखाई देती है।
वह कितना भी मासूम क्यों नहीं हो, वह इतना पागल नहीं हो सकता कि देख न सके कि परिस्थितियां उसके एकदम खिलाफ हैं। अगर वह अपने को बंदी बनाए जाने पर आश्चर्य दिखाता या नाराज होता तो मुझे उस पर शक होता, क्योंकि इन हालातों में आश्चर्य दिखाना या मासूम दिखाई देना स्वाभाविक नहीं होता, पर एक खुराफाती आदमी को यही सबसे अच्छा तरीका नजर आता। उसका हालातों को साफगोई से स्वीकार कर लेना दिखाता है कि या तो वह निर्दोष है या बेहद अड़ियल। उसका कहना कि यह उसके कर्मों का फल है भी स्वाभाविक है, क्योंकि उसी दिन उसने बेटा होने का फर्ज भूलकर अपने पिता से बहस की थी और जैसा छोटी लड़की ने बताया था उसको मारने के लिए हाथ भी उठाया था और थोड़ी देर बाद उसे मरा पाया था। अपने को वह दोषी मानकर ग्लानि में डूबा था। इस सब से एक स्वस्थ दिमाग दिखलाई देता है, दोषी नहीं। मैंने सिर हिलाया। कई लोग इससे भी कम सबूत मिलने पर फांसी पर लटका दिए गए हैं। मैंने कहा, यह हुआ है और कई लोगों को गलती से लटका दिया गया है। वह युवक खुद क्या बता रहा है इस घटना के बारे में? उसको चाहने वालों को उसकी बात से निराशा हुई होगी, हालांकि एक दो बातें ऐसी हैं जिन पर मैं सोचने को मजबूर हो गया हूँ, तुम पढ़ सकते हो, यहाँ लिखा है। अपने बंडल से उसने हेयरफोर्डशायर पेपर की एक प्रति निकाली और वह पृष्ठ निकाल कर दिखाया कि उस युवक ने उस दिन के घटनाक्रम के बारे में क्या बताया था। मैं डिब्बे के एक कोने में बैठ गया और ध्यान से सारी बात पढ़ी। वह इस तरह थी। मिस्टर जेम्स मैककार्थी, मृतक का इकलौता बेटा, बुलाया गया। फिर मृतक के इकलौते बेटे मिस्टर जेम्स मैककार्थी को बुलाया गया और उसने यह गवाही दी, मैं 3 दिनों के लिए घर से बाहर ब्रिस्टल गया था और पिछले सोमवार 3 तारीख की सुबह ही लौटा था। उस वक्त मेरे पिता घर पर नहीं थे और मुझे नौकरानी ने बताया कि वह जॉनकॉब के साथ रॉस गए हुए हैं। मेरे लौटने के थोड़ी देर के बाद ही मैंने उनकी गाड़ी के पहियों की आवाज सुनी और खिड़की से मैंने देखा कि वह उतरे और जल्दी से बाहर जाने लगे। हालांकि मुझे नहीं पता था कि वे किस दशा में जा रहे हैं। फिर मैंने अपनी गन निकाली और बॉस्काम्प पूल की तरफ चल पड़ा, खरगोश के शिकार के लिए। रास्ते में विलियम क्राउडर यानी गेमकीपर दिखाई दिया, जैसा उसने अपनी गवाही में कहा है। पर उसे यह गलतफहमी है कि मैं अपने पिता का पीछा कर रहा था। मुझे मालूम ही नहीं था कि वह मेरे आगे चल रहे हैं। पुल से करीब 90 मीटर की दूरी पर मैंने एक आवाज सुनी, कोई, जो मेरे और पिताजी के बीच गुप्त संकेत था। फिर मैं जल्दी से आगे बढ़ा और देखा कि वे पुल के किनारे खड़े थे। वह मुझे देखकर ताज्जुब में पड़ गए और डांटकर पूछा कि मैं वहां क्या कर रहा था। हमारे बीच बहस छिड़ गई, गर्मागर्मी बढ़ी और मारपीट की नौबत आ गई, क्योंकि मेरे पिता बेहद गुस्सैल थे। यह देखकर कि उनका गुस्सा बेकाबू हो रहा है, मैं उनको वहीं छोड़ आया और हैदरली फार्म लौट आया। मैं लगभग 100 मीटर भी नहीं गया था कि मुझे पीछे से भयानक चीख सुनाई पड़ी, जिससे मैं वापस भागा। मैंने देखा कि मेरे पिता जमीन पर पड़े थे, सिर पर भयानक चोट थी। मैंने बंदूक नीचे फेंकी और उन्हें अपनी बाहों में लिया, पर वह तभी खत्म हो गए। मैं कुछ मिनटों के लिए उनके पास बैठा रहा, फिर मिस्टर टनर, लॉजकीपर के घर भागा, मदद मांगने, क्योंकि उसका घर सबसे पास था। जब मैं लौटा तो मैंने अपने पिता के पास किसी को नहीं देखा था। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि उनको चोट कैसे लगी। वह लोकप्रिय इंसान नहीं थे, क्योंकि उनका स्वभाव रूखा और ठंडा था, पर उनका कोई दुश्मन भी नहीं था। इस मामले में मुझे और कुछ भी नहीं मालूम। कोरोना, क्या मरने से पहले तुम्हारे पिता ने कुछ कहा? गवाह, उन्होंने कुछ शब्द बुदबुदाए थे, पर मुझे सिर्फ रेट समझ में आया। कोरोना, इससे तुम क्या समझे? गवाह, मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं निकला, मैंने सोचा कि वह अनाप-शनाप बक रहे हैं। कोरोना, तुम्हारी अपने पिता के साथ आखिरी बार लड़ाई किस लिए हुई थी? गवाह, मैं इसके बारे में कोई जवाब नहीं देना चाहता। कोरोना, मुझे खेद है कि मुझे जोर देना होगा। गवाह, यह वाकई नामुमकिन है कि मैं किसी को बताऊं। मैं सिर्फ यह कह सकता हूं कि उसके बाद हुए हादसे से इसका कोई ताल्लुक नहीं। कोरोना, वह तो कोर्ट फैसला करेगा। मुझे यह बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हारे जवाब देने से इनकार करने पर आइंदा की किसी भी कार्रवाई में केस तुम्हारे प्रतिकूल बैठेगा। गवाह, मुझे फिर भी इनकार करना होगा। कोरोना, हमें पता चला है कि कोई की पुकार तुम्हारे और पिता के बीच आम पुकार थी। गवाह, हाँ थी। कोरोना, फिर ऐसा कैसे हुआ कि उसने तुमको देखने से पहले ही, बल्कि यह जाने बिना कि तुम ब्रिस्टल से लौट आए हो, यह पुकार लगाई? गवाह, कुछ उलझन में पड़कर, मुझे नहीं मालूम। ज्यूरी, पुकार सुनकर लौटने पर क्या तुमने ऐसा कुछ नहीं देखा जिससे तुम्हारे मन में शक पैदा हो? जब तुमने अपने पिता को चोट से मृत पाया तब भी? गवाह, कुछ खास नहीं। कोरोना, क्या मतलब? गवाह, मैं इतना सकपका गया था और उत्तेजित हो गया था कि मुझे अपने पिता के सिवा कुछ ध्यान नहीं था।
पर फिर भी मुझे धुंधला सा याद आ रहा है कि जब मैं दौड़ा तो जमीन पर मेरे बाईं ओर कुछ पड़ा था, वह सलेटी रंग का कुछ था, शायद कोट था। जब मैं पिता के पास से उठा तो मैंने चारों ओर देखा, पर वह चीज वहां नहीं थी। तुम्हार मतलब है कि तुम मदद पाने के लिए दौड़े, इसके पहले ही वह गायब हो चुकी थी? हाँ, गायब हो गई थी। तुम कह नहीं सकते कि वह क्या थी? नहीं, पर मुझे लग रहा था कि वहां पर कुछ है। शरीर से कितनी दूर? 10 मीटर के लगभग। जंगल के छोर से कितनी दूर? इतनी दूर ही। तो अगर वह हटाई गई थी तो तुम उस वक्त उससे लगभग 10 मीटर की दूरी पर थे। हाँ, पर मेरी पीठ उस तरफ थी। इससे गवाह का बयान समाप्त हुआ। अच्छा, मैंने यह अनुच्छेद पढ़ते हुए कहा। कोरोना युवक मैककार्थी से बड़ी सख्ती से पेश आता है। वह सोर ध्यान खींचता है कि उसके पिता ने क्यों उसे बिना देखे ही पुकारा और यह कि उसने यह बताने से इनकार कर दिया कि उसकी अपने पिता से बातचीत हुई थी इस दौरान। होम्स धीरे से हंसा और गद्देदार सीट पर पसर गया। तुम और कोरोना दोनों ही उन बातों को तूल दे रहे हो जो इस युवक के पक्ष में हैं। क्या तुमको समझ में नहीं आता कि तुम यह भी कहते हो कि उसमें कल्पना शक्ति की कमी है और यह भी कि वह मनगढ़ंत बना रहा है? कल्पना शक्ति कम थी, इसलिए वह लड़ाई का कारण गढ़ नहीं पाया, जिससे ज्यूरी को उससे सहानुभूति हो सके। कल्पना शक्ति ज्यादा थी अगर उसने बताया कि उसके पिता ने रेड के संबंध में कुछ कहा था और गायब हुए कपड़े की बात से भी यही लगता है। नहीं सर, मैं इस केस को इस नजरिए से देखूंगा कि जो कुछ भी यह युवक कह रहा है वह सही है और हम देखेंगे कि इससे हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं। अब हम इस केस के बारे में तब तक नहीं बोलेंगे जब तक हम घटनास्थल तक नहीं पहुंचते। हम स्विंडन में लंच करेंगे और मैं समझता हूं कि हम 20 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। जब आखिरकार स्ट्राउड घाटी की खूबसूरती पार करके हम अपनी मंजिल तक पहुंचे तो करीब 4 बज रहे थे। रॉस एक छोटा सा सुंदर शहर था। प्लेटफॉर्म पर एक बेचैन, पतला, चालाक सा दिखने वाला आदमी हमारा इंतजार कर रहा था। उसके गांव जैसे कपड़ों के बावजूद मुझे लेस्ट्रेड को पहचानने में मुश्किल नहीं हुई, जो स्कॉटलैंड यार्ड का था। उसके साथ हमने हियरफोर्ड आर्म्स तक ड्राइव किया, जहां एक कमरा हमारे लिए पहले से ही बुक था। मैंने एक घोड़ा गाड़ी का ऑर्डर दे दिया है, चाय पीते समय लेस्ट्रेड ने बताया। मैं तुम्हारी फुर्ती के बारे में जानता हूं कि तुमको तब तक तसल्ली नहीं होगी जब तक तुम घटनास्थल पर नहीं जाते। तुमने बड़ी मेहरबानी की, होम्स ने कहा। यह तो बैरोमेट्रिक प्रेशर की बात है। लेस्ट्रेड चौंक गया। मैं समझा नहीं। वह बोला, पारा कितना है? अच्छा, 29 है। कोई हवा नहीं, न आसमान में कोई बादल। मेरे पास सिगरेट से भरा केस है जो मैं पीना चाहता हूं और यह सोफा आमतौर पर होटलों में दिखाई देने वाले सोफों से बहुत अच्छा है। मैं नहीं समझता कि मैं आज इस घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करना चाहूंगा। लेस्ट्रेड प्यार से हंसा। जाहिर है कि अखबारों को पढ़कर तुम किसी नतीजे पर पहुंच चुके हो। वह बोला, यह केस बिल्कुल साफ है और इसकी जितनी छानबीन करो उतना ही साफ होता जाता है। पर फिर भी किसी महिला को मना नहीं किया जा सकता, खासकर उसे जो मिलने की जिद पर अड़ी हो। उसने तुम्हारे बारे में सुन रखा है और तुम्हारी राय जानना चाहती है, जबकि मैंने उससे बार बार कहा कि ऐसा कुछ नहीं है जो होम्स कर देगा, जो मैं पहले ही नहीं कर चुका हूं। अरे देखो, दरवाजे पर उसकी गाड़ी आ चुकी है। वह बोल ही चुका था कि कमरे के अंदर एक इतनी सुंदर महिला दाखिल हुई जितनी मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी चमकीली जामुनी आंखें, खुले होंठ और गालों पर लाली बता रही थी कि बदहवासी में वह अपना स्वाभाविक शांत स्वभाव भूल गई थी। ओह मिस्टर शर्लॉक होम्स, हम लोगों पर बारी बारी से नजर डालती वह बोली और फिर स्त्री की छठी इंद्रिय से उसकी नजर मेरे दोस्त पर टिक गई। मुझे कितनी खुशी हुई है कि तुम आ गए। मैं तुमको यही बताने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि जेम्स ने कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ और चाहती हूँ कि तुम भी यही जानते हुए अपना काम शुरू करो। अपने मन में इस बात पर कभी शक मत होने देना। हम एक दूसरे को तब से जानते हैं जब से हम छोटे बच्चे थे और मुझसे ज्यादा उसकी खामियों के बारे में कोई नहीं जानता। पर उसका दिल इतना कोमल है कि वह मक्खी भी नहीं मार सकता। उस पर इस तरह का आरोप लगना हर उस व्यक्ति को अजीब लगेगा जो उसे वाकई जानता है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम उसे बरी कर देंगे, मिस्टर न। शर्लॉक होम्स ने कहा, तुम मुझ पर भरोसा रख सकती हो कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। पर तुमने सबूत पढ़े तो होंगे। तुमने कोई नतीजा निकाला? क्या तुमको कोई भी गलती नजर नहीं आती है? क्या तुमको खुद भी नहीं लगता कि वह निर्दोष है? मैं समझता हूं ऐसा काफी संभव है। देखा, लेस्ट्रेड को विजयी भाव से देखते हुए उसने कहा, सुना तुमने, यह मुझे उम्मीद दे रहा है। लेस्ट्रेड ने कंधे उचकाए।
मुझे लग रहा है कि मेरे सहयोगी ने निष्कर्ष पर पहुंचने में जल्दबाजी की है। वह बोला, पर यह ठीक कह रहा है। ओह, मैं जानती हूँ कि यह सही है। जेम्स ने नहीं किया है। जहाँ तक पिता से झगड़े की बात है, मुझे पक्का पता है कि वह कोरोना के सामने इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि वह झगड़ा मेरी वजह से था। किस तरह? होम्स ने पूछा। यह समय नहीं है कि मैं कुछ भी छिपाऊं। जेम्स और उसके पिता में मुझे लेकर मतभेद था। मिस्टर मैककार्थी चाहते थे कि हमारे बीच शादी हो जाए, पर जेम्स और मैं हमेशा से एक दूसरे के लिए भाई बहन का प्यार रखते थे। पर वह अभी कम उम्र है और अभी बहुत थोड़ी जिंदगी ही देखी है और वह इस तरह का अभी कुछ नहीं करना चाहता था। इसलिए उन दोनों के बीच झगड़े होते थे और मुझे पक्का पता है कि यह झगड़ा भी कुछ ऐसा ही था। और तुम्हारा पिता? होम्स ने पूछा। क्या वह ऐसे किसी रिश्ते के पक्ष में था? नहीं, वह भी इसके खिलाफ है। मिस्टर मैककार्थी के अलावा कोई भी इसके पक्ष में नहीं है। उसके ताज़ा चेहरे पर लाली छा गई जब उसने देखा कि होम्स उसकी ओर सवालिया नज़र से देख रहा है। इस जानकारी के लिए शुक्रिया। वह बोला, अगर मैं कल तुम्हारे घर आऊं तो क्या तुम्हारे पिता से मिल सकूंगा? मुझे डर है कि डॉक्टर आज्ञा नहीं देगा। डॉक्टर? हाँ, क्या तुमको सुनाई नहीं दिया? बेचारे पिता कई सालों से बीमार हैं, पर इस हादसे ने उन्हें बिल्कुल तोड़ दिया है। उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया है और डॉ. विलो कहता है कि उनकी मानसिक स्थिति टूट चुकी है। मिस्टर मैककार्थी ही एकमात्र जीवित आदमी थे जो डैड को विक्टोरिया के पुराने दिनों से जानते थे। हाँ, विक्टोरिया। यह जानकारी महत्वपूर्ण है। हाँ, खदानों में। बिल्कुल, सोने की खदानों में। जहाँ जैसी मुझे जानकारी है मिस्टर टनर ने अपनी दौलत कमाई। हाँ, बिल्कुल सही। शुक्रिया मिस टनर, तुमने मेरी जरूरी मदद की है। अगर कल कोई जानकारी मिले तो मुझे बताना। इसमें शक नहीं कि जेम्स से मिलने जेल जाओगे। ओह, अगर तुम जाओ मिस्टर होम्स, उसे जरूर बताना कि मैं जानती हूँ कि वह बेगुनाह है। जरूर मिस टनर। मुझे अब घर जाना होगा क्योंकि डैड बहुत बीमार हैं और जब मैं उन्हें छोड़ जाती हूँ तो वे मुझे बहुत याद करते हैं। गुड बाय। वह कमरे से उतनी ही फुर्ती से चली गई जितनी फुर्ती से आई थी और हमने उसकी गाड़ी के पहियों की खड़खड़ाहट सड़क पर जाती सुनी। मुझे तुम पर शर्म आ रही है, होम्स, लेस्ट्रेड ने थोड़ी देर चुप रहकर शांत स्वर में कहा। तुमने उसमें उम्मीद क्यों जगाई जो तुम जानते हो उसे निराश करेगी? मैं बहुत ज्यादा कोमल दिल का नहीं हूं, पर फिर भी मैं इसे क्रूरता कहूंगा। मुझे लगता है कि जेम्स मैककार्थी को बेगुनाह साबित करने का रास्ता मुझे मिल गया है, होम्स ने कहा। क्या तुम्हारे पास उससे जेल में मिलने का ऑर्डर है? हाँ, पर सिर्फ मेरे और तुम्हारे लिए। फिर मैं बाहर न जाने का अपना इरादा वापस लेता हूँ। क्या हमारे पास अभी वक्त है कि हियरफोर्ड की ट्रेन पकड़कर आज रात ही उससे मिल सकें? काफी वक्त है। तो फिर ऐसा ही करते हैं, वॉटसन, मैं सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए बाहर रहूंगा। मैं उनके साथ पैदल स्टेशन गया और उस छोटे से शहर की सड़कों पर घूमा और आखिर में वापस लौटकर होटल आ गया, जहां मैं सोफे पर लेटकर एक पीले मुखपृष्ठ वाला उपन्यास पढ़ने लगा। पर जिस गहरे रहस्य को फिलहाल हम सुझाने की कोशिश कर रहे थे उसके मुकाबले इस उपन्यास की कहानी की रूपरेखा बहुत कमजोर थी और मैं बार बार कल्पना से हकीकत में आ रहा था। आखिर में मैंने उपन्यास को उठाकर फेंक दिया और पूरे ध्यान से सारे दिन की घटनाओं के बारे में सोचने लगा। मान लो इस परेशान युवक की कहानी पूरी तरह सच्ची है, तो ऐसी कौन सी काली छाया पड़ी, कौन सी अनहोनी घट गई उस छोटे से वक्त के बीच जब वह अपने पिता को छोड़कर वापस आ रहा था और फिर उनकी भयानक चीखें सुनकर वापस उसके पास पहुंचा। यह बहुत ही भयावह था। वह क्या हो सकता था? क्या चोटों के निशान को देखकर मेरा डॉक्टरी अनुभव कुछ नहीं बता सकेगा? मैंने घंटी बजाई और वहां का स्थानीय अखबार मंगवा भेजा जिसमें अपराध और उसकी छानबीन की पूरी जानकारी थी। सर्जन ने अपने बयान में कहा था कि बाईं पेरिटल बोन के पोस्टीरियर थर्ड और ऑक्पिटल बोन का बायां आधा हिस्सा किसी चपटे हथियार के तेज वार से चकनाचूर हो गया था। मैंने अपने सिर पर यह जगह ढूंढनी। साफ था कि ऐसा वार पीछे से ही किया जा सकता था। यह बात कुछ हद तक आरोपी के पक्ष में थी क्योंकि झगड़े के वक्त वह और उसके पिता आमने सामने खड़े देखे गए थे, पर फिर भी यह ज्यादा ठोस सबूत नहीं था क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि वृद्ध के पलटने पर पीछे से वार किया गया हो। फिर भी होम्स का ध्यान इस तरफ खींचने में कोई बुराई नहीं है। फिर मरते समय चूहे का जिक्र करना भी विचित्र था। इसका क्या मतलब हो सकता था? यह अनर्गल बकवास नहीं हो सकती। अचानक हुए वार से मरते समय आदमी ऐसा नहीं करता। नहीं, यह तो समझाने की कोशिश थी कि उसकी यह हालत कैसे हुई। पर इसका क्या मतलब हो सकता था? मैंने इसका जवाब ढूंढने के लिए दिमाग पर बहुत जोर दिया और फिर याद आई स्लेटी ड्रेस वाली घटना जो युवा मैककार्थी ने बताई थी।
अगर वह सच था तो हत्यारे से पोशाक का कोई हिस्सा, शायद ओवरकोट, भागते समय गिर गया होगा और उसने हिमाकत की और उस समय लौटा जब बेटा अपने पिता के शरीर के पास घुटनों के बल बैठा था। उस समय वह हत्यारे से करीब 10 मीटर की दूरी पर उसकी ओर पीठ किए हुए था। पूरी वारदात कितने रहस्यों और असंभावित घटनाओं से भरी थी। मुझे लेस्ट्रेड की राय पर शक नहीं था, पर मुझे शर्लॉक होम्स की छठी इंद्रिय पर इतना भरोसा था कि मैं तब तक उम्मीद नहीं छोड़ सकता था जब तक हर नया तथ्य युवा मैककार्थी की बेगुनाही की गवाही नहीं दे देता। शर्लॉक होम्स लौटा तो काफी देर हो चुकी थी। वह अकेला ही लौटा था क्योंकि लेस्ट्रेड शहर में ही रुक गया था। पारा अभी भी ऊंचा है, वह बैठते हुए बोला। यह जरूरी है कि घटनास्थल पर हमारे जाने से पहले बारिश न हो। दूसरी ओर ऐसा काम करने के लिए किसी को तरोताजा रहना चाहिए और लंबी यात्रा से थकने के बाद मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं युवा मैककार्थी से मिला था। और उससे तुमको क्या पता चला? कुछ नहीं। क्या वह कुछ नहीं बता पाया? कुछ भी नहीं। एक बार मुझे ऐसा लगा था कि उसे मालूम है कि गुनाह किसने किया है और उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है, पर अब मुझे यकीन है कि वह भी सबकी तरह उलझन में है। वह बहुत तेज दिमाग वाला नहीं है, हालांकि देखने में खूबसूरत है और जैसा मुझे लगता है, दिल का साफ। मैं उसकी पसंद की तारीफ नहीं करता। मैं बोला, अगर यह बात सही है कि वह मिस टर्नर जैसी प्यारी युवती से शादी करने से इनकार कर रहा था। इसके पीछे बड़ी दर्द भरी दास्तान है। यह युवक उससे दीवानगी की हद तक प्यार करता है। पर करीब 2 साल पहले जब इसे ठीक से नहीं जानता था क्योंकि 5 साल यह बोर्डिंग स्कूल में रही थी और खुद यह लड़का ही था। इस वक्त यह बेवकूफ ब्रिस्टल में एक बारमेड सुरबाला के चंगुल में पड़ गया था और उससे रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर शादी कर ली थी। किसी को इस बात का कुछ भी पता नहीं है, पर तुम सोच सकते हो कि उसे इस बात पर डांट मिलने से कितनी कोफ्त होती होगी, जिसे करने के लिए वह अपनी आंखें तक दे सकता है, पर वह जानता है कि ऐसा करना अब उसके लिए नामुमकिन है। इसी हताशा से उसने अपने हाथ ऊपर किए थे जब आखिरी बार उसके पिता उसे मिस टर्नर से शादी करने पर जोर दे रहे थे। दूसरी ओर उसके पास अपने गुजारे के लिए पैसे नहीं थे। पिता बेहद सख्त आदमी था और सच जानने पर उसे घर से बाहर निकाल देता। पिछले 3 दिन उसने इसी सुरबाला पत्नी के साथ प्रिस्टन में बिताए थे और उसके पिता को नहीं मालूम था कि वह कहाँ है। इस बात पर गौर करो। यह जरूरी है, पर बुराई से कुछ अच्छाई भी निकली है, क्योंकि जब सुरबाला को पता चला कि वह गंभीर मुसीबत में है और शायद उसे फांसी हो जाए, उसने उसे पूरी तरह त्याग दिया है और इसको लिखा है कि उसके पास पहले ही एक पति है बर्मुडा डॉकयार्ड में, इसलिए उन दोनों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। मुझे लगता है कि इस खबर से युवा मैककार्थी को अपने दुख में थोड़ी राहत मिली है। पर अगर वह बेगुनाह है, तो गुनाहगार कौन है? कौन? मैं 2 मुद्दों पर तुम्हारा ध्यान खींचता हूँ। एक तो यह कि मृतक को पूल पर किसी से मिलना था और यह शख्स उसका बेटा नहीं हो सकता क्योंकि उसका बेटा कहीं गया हुआ था। उसे नहीं मालूम था कि वह कब लौटेगा। दूसरी बात यह है कि मृतक ने कोई पुकारा था, यह जानने से पहले ही कि उसका बेटा लौट आया है। इन 2 जरूरी बातों पर केस टिका है। अब जॉर्ज मेरेडिथ के बारे में बात करते हैं। अगर तुम चाहो तो हम इन छोटी मोटी बातों को कल के लिए छोड़ देते हैं। जैसा होम्स ने कहा था, बारिश नहीं हुई और सुबह पूरी तरह चमकती और साफ थी। 9 बजे लेस्ट्रेड गाड़ी लेकर आया और हम हेदले फार्म और बॉस्काम्प पूल के लिए रवाना हो गए। इस सुबह गंभीर खबर है, लेस्ट्रेड ने कहा। कहा जाता है कि मिस्टर टर्नर इतना बीमार है कि उसके बचने की उम्मीद नहीं है। मेरे ख्याल से वह बुजुर्ग है, होम्स ने कहा। करीब 60 साल का, पर विलायत में रहने से उसका शरीर जर्जर हो गया है और कुछ समय से उसकी तबीयत खराब रहने लगी है। इस हादसे से उस पर बुरा असर पड़ा है। वह मैककार्थी का पुराना दोस्त है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि उसका हितैषी भी, क्योंकि मैंने सुना है कि उसने हेदले फार्म बिल्कुल मुफ्त में मैककार्थी को दिया है। अच्छा, यह तो दिलचस्प बात है, होम्स ने कहा। उसने सैकड़ों तरीकों से उसकी मदद की। सब लोग यहाँ पर उसके एहसानों की बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या तुमको यह बात चौंका नहीं रही कि यह मैककार्थी, जो इतना गरीब है और जो टर्नर के एहसानों तले दबा है, अपने बेटे पर जोर डालता है कि वह टर्नर की बेटी से शादी कर ले, जो शायद उसकी पूरी जायदाद की वारिस है, और वह भी इतने विश्वास से कि उसे प्रस्ताव रखने की देर है और वह स्वीकार कर लिया जाएगा। अजीब बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि टर्नर खुद इस प्रस्ताव के खिलाफ था। उसकी बेटी ने खुद यह बात बताई है। क्या इससे तुमको कुछ समझ में नहीं आता? हम तर्क और नतीजों पर अटक गए हैं, लेस्ट्रेड ने मेरी ओर आंख मारते हुए कहा। मैं तो सबूतों से ही परेशान हो जाता हूँ, होम्स, बाकी बातें तो सोच भी नहीं पाता।
सही कह रहे हो, होम्स ने चुपचाप कहा। तुमको सबूत ही परखने में दिक्कत होती है। फिर भी मुझे एक बात समझ में आ गई है, जिसे समझना तुमको मुश्किल लग रहा था। लेस्ट्रेड ने गर्मजोशी से कहा। और वह क्या है? मैककार्थी सीनियर को मैककार्थी जूनियर ने मौत के मुंह में धकेला था और इस सच से हटकर कोई भी ख्याल छलावा है। हंसते हुए होम्स ने कहा, जैसी जिसकी समझ। पर अगर मैं गलत नहीं हूं तो बाईं ओर यह हेदले फार्म है। हाँ, यही है। यह 2 मंजिला काली छत वाली विशालकाय एवं आरामदायक इमारत थी, जिसकी धुंधली दीवारों पर सीलन के पीले धब्बे थे। बंद पर्दे और धुएं-रहित चिमनियों से मनहूसियत टपक रही थी, मानो हादसे का बोझ उस पर भारी हो रहा है। हमने दरवाजा खटखटाया, जहां नौकरानी ने बूट दिखाए जो उसके मालिक ने मौत के समय पहन रखे थे और बेटे के भी एक जोड़ी बूट दिखाए, हालांकि ये वे बूट नहीं थे जो उसने हादसे के वक्त पहन रखे थे। इनको ध्यान से नापने के बाद होम्स ने आंगन में जाने की इच्छा जाहिर की, जहां से हम घुमावदार रास्तों से होते हुए बॉस्काम्प पुल पहुंचे। शर्लॉक होम्स को जब इस तरह की खुशबू मिलती, वह बिल्कुल बदल जाता। जो लोग उसे बेकर स्ट्रीट पर मिले थे, वे इस समय उसे पहचान नहीं पाते। वहां के शांत विचारक का इस समय चेहरा लाल और उत्तेजित था, उसकी भौहें तनी हुई थीं और उसकी आंखों में फौलादी चमक थी। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था, कंधे उचके थे, होंठ पिंचे हुए और उसकी लंबी, पतली गर्दन की नसें तनी हुई थी। उसके नथुने ऐसे फूले थे मानो कोई पशु शिकार पर निकला हो। उसका ध्यान इस कदर के केस पर टिका हुआ था कि उसको किसी की कोई भी बात नहीं सुनाई पड़ रही थी या फिर जवाब में वह झिड़क देता। फुर्ती से और चुपचाप वह मैदानों से होती हुई पगडंडियों के सहारे जंगल में पहुंचा और फिर बॉस्काम्प पुल। यह गीला, दलदल भरा इलाका था, पूरा जिला ही ऐसा था, और रास्ते पर कई पैरों के निशान थे और घास भी रास्ते के दोनों ओर उगी थी। कभी होम्स जल्दी जल्दी बढ़ता, कभी बुत बन खड़ा हो जाता और एक बार मैदान का चक्कर भी लगा आया। लेस्ट्रेड और मैं उसके पीछे चलते रहे। लेस्ट्रेड उसकी मजाक सी उड़ाता हुआ, जबकि मैं अपने दोस्त को गौर से देखता रहा क्योंकि मुझे यकीन था कि उसके हर कदम के पीछे कोई मकसद था। बॉस्काम्प पुल छोटा सा तालाब था, जिसकी चौड़ाई कोई 45 मीटर होगी, जो हेदले फार्म और रईस मिस्टर टनर के निजी पार्क की सीमा पर स्थित था। उसके उस पर खड़े जंगलों के ऊपर अमीर जमींदार के घर के लाल शिखर दिखाई पड़ रहे थे। तालाब के हेदले की ओर जंगल बहुत घना था और वहीं पर कुछ जगह घास दबी हुई थी। लेस्ट्रेड ने ठीक वही जगह दिखाई जहां लाश मिली थी और वास्तव में जमीन इतनी गीली थी कि मुझे उस चोट खाए आदमी के गिरने के सभी निशान साफ दिखाई पड़ रहे थे। होम्स के लिए, जैसा उसके उत्सुक चेहरे और आंखों से मैं अंदाज लगा सकता था, उस चीरती दबी हुई घास में और भी कई कहानियां पढ़ी जा सकती थीं। जैसे कुत्ता किसी गंध के पीछे भागता है, वह भी इधर-उधर दौड़ रहा था और फिर मेरे साथी की ओर मुड़ा। तुम तालाब के अंदर क्यों गए थे? उसने पूछा। मैंने उसके अंदर फावड़े से ढूंढने की कोशिश की कि शायद कोई हथियार या और कोई सबूत मिल जाए। ओह, मेरे पास वक्त नहीं है। तुम्हारा अंदर की ओर मुड़ा बायां पांव सब जगह छपा है। एक छछूंदर भी उसे ढूंढ लेता और घास में आकर वह निशान गायब हो गया है। ओह, यह सब कितना आसान होता अगर ये लोग भैंसों के झुंड की तरह सब ओर नहीं मंडराए होते। यहाँ पर लॉजिकीपर अपनी पार्टी के साथ आया और लाश के इर्द गिर्द करीब 2 से सवा 2 मीटर की जगह ढक दी है। पर उन्हीं पैरों की ये 3 अलग पगडंडियां सी हैं। उसने लेंस निकाला और अपनी बरसाती पर लेट गया, जिससे उसे और साफ दिखाई दे सके। पूरे समय वह बोलता रहा, हमसे नहीं, अपने आप से। ये युवक मैककार्थी के पैरों के निशान हैं। 2 बार वह चल रहा था। एक बार वह इतनी तेज भागा कि उसके तलुओं के गहरे निशान हैं और एड़ी लगभग नहीं दिखाई पड़ रही। इससे साबित होता है कि उसने जो कहा, वह सच था। फिर ये उसके पिता के पैर हैं। जब वह यहाँ चहलकदमी कर रहा था तो फिर ये क्या है? यह तो बंदूक का परला छोर है, जब बेटा उसकी बात सुन रहा था। और यह, हाँ, यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है? दबे पैरों के निशान, मानो कोई चुपके से आ रहा हो। चौकोर से, काफी खास किस्म के बूट। वे आते हैं और जाते हैं और फिर आते हैं। अरे हाँ, अपना कोट लेने अब ये आए कहाँ से थे? वह यहाँ से वहां भागता रहा, कभी खोता, कभी पाता रहा उन निशानों को, जब तक हम जंगल की सीमा और इलाके के सबसे बड़े बीच के पेड़ की छाया के नीचे नहीं आ गए। होम्स ने इसके कुछ दूर तक कुछ ढूंढने की कोशिश की और फिर चेहरे के बल लेटकर संतोष से चिल्लाया। फिर बड़ी देर तक वहीं सूखे पत्तों और टहनियों को लुटपुट करता रहा। मुझे लगा वह एक लिफाफे में मिट्टी भर रहा है और अपने लेंस से न सिर्फ जमीन का मुआयना कर रहा था, बल्कि पेड़ के तने को भी जांच परख रहा था। जहां तक उसका हाथ पहुंच सकता था, वह गौर से देख रहा था।
एक उबड़-खाबड़ पत्थर वहां काई में पड़ा था और इसको भी उसने ध्यान से देखकर अपने पास रख लिया। फिर वह जंगल की एक पगडंडी पर बढ़ता गया, जो एक सड़क पर खुलती थी और वहां से सारे सुराग बंद हो गए। यह केस काफी दिलचस्प है, अपने रूप में वापस आते हुए वह बोला। मुझे लगता है कि दाईं ओर वाला यह घर लॉज के ऊपर होगा। मैं सोचता कि जाकर मोरन से बात करूं और शायद एक नोट लिखूं। यह करके हम वापस लंच के लिए चलेंगे। तुम लोग कैब तक पहुंचो, मैं अभी वहां तुमसे मिलता हूं। 10 मिनट में हमें अपनी कैब मिली और हम वापस रॉस आ गए। होम्स के पास अब भी वह पत्थर था जो उसने जंगल से लाया था। तुम्हें जानकर खुशी होगी, लेस्ट्रेड, सामने करते हुए वह बोला। हत्या इस पत्थर से की गई थी। मुझे कोई निशान नहीं दिखाई दे रहे। निशान है ही नहीं। फिर तुम्हें कैसे पता? इसके नीचे घास उग रही थी। यह वहां पर कुछ ही दिनों से पड़ा था। यह कहां से लिया गया था? ऐसी कोई जगह वहां दिखाई नहीं पड़ रही थी। इससे वे जख्म किए जा सकते हैं। किसी और हथियार का कोई निशान नहीं मिला है। और हत्यारा? वह एक लंबा आदमी है, बाएं हाथ से काम करने वाला, दाएं पैर से लंगड़ाता है, मोटे तलवे वाले बूट और सलटी कोट पहनता है, इंडियन सिगार पीता है, सिगार होल्डर रखता है और जेब में बिना धार की छुरी रखता है। और भी कई सुराग हैं, पर हमारी खोज के लिए यही काफी है। लेस्ट्रेड हंसा। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। वह बोला। तुम्हारे सबूत और धारणाएं ठीक हैं, पर हमें तो सख्त ब्रिटिश जूरी का सामना करना होगा। कोई बात नहीं, होम्स ने शांत भाव से जवाब दिया। तुम अपने तरीके से काम करो, मैं अपने तरीके से काम करता हूँ। आज दोपहर में व्यस्त रहूंगा और शाम की ट्रेन से लंदन पहुंच जाऊंगा। और केस अधूरा छोड़ दोगे? नहीं, खत्म कर दूंगा। पर रहस्य सुलझ गया। तो अपराधी कौन है? जिस सज्जन का अभी वर्णन किया है। पर वह कौन है? यह ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। यह ज्यादा आबादी वाला इलाका नहीं है। लेस्ट्रेड ने कंधे उचकाए। मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ, वह बोला। और मुझे इस इलाके में बाएं हाथ से काम करने वाला, नकली टांग वाले आदमी को ढूंढते फिरने का कोई शौक नहीं। मैं पूरे स्कॉटलैंड यार्ड की हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता। ठीक है, होम्स ने धीमे से कहा। मैंने तुम्हें मौका दिया है। यह तुम्हारा लॉज आ गया। गुड बाय। जाने से पहले मैं तुम्हें चिट्ठी लिखूंगा। लेस्ट्रेड को छोड़ने के बाद हम अपने होटल लौट गए जहां मेज पर लंच सजा हुआ था। होम्स के चेहरे पर दुख की छाया थी और वह अपने ख्यालों में डूबा हुआ था, जैसे वह किसी ऊहापोह में हो। देखो वॉटसन, मेज साफ होने के बाद उसने कहा। इस कुर्सी पर बैठो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मुझे तुम्हारी राय चाहिए। एक सिगार सुलगा लो और मैं अपने मन की बात कहता हूँ। जरूर कहो। देखो, अब इस केस में युवा मैककार्थी की 2 बातों ने हमें चौंका दिया था, हालांकि उनसे मैं उसके पक्ष में हो गया था और तुम उसके खिलाफ। एक बात यह थी कि उसको देखने से पहले ही उसके पिता ने कुई करके पुकारा था। दूसरी बात थी कि मरते समय उसने किसी रेड का जिक्र किया था। तुम जानते हो, उसने कुछ शब्द बड़बड़ाए थे, पर बेटे को यही शब्द समझ में आया। इन दोनों बातों पर हमारी खोज टिकी है और हमें इन्हीं के सहारे आगे बढ़ना है। हम शुरुआत यह मानकर करेंगे कि युवक ने जो कुछ कहा वह सच था। फिर कुई का क्या चक्कर था? यह साफ है कि वह पुकार बेटे के लिए नहीं थी। उसकी जानकारी में तो बेटा ब्रिस्टल में था। यह तो इत्तफाक था कि उसने यह पुकार सुन ली। इस कुई से वह उसको बुला रहा था जिससे उसे इस जगह पर मिलना था। पर कुई एक ऑस्ट्रेलियन पुकार है और ऑस्ट्रेलियावासी इसका अक्सर प्रयोग करते हैं। इससे यह अंदाज लगाया जा सकता है कि बॉस्काम्पटूल पर उस दिन मैककार्थी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहता था जिसका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। तो रेड का क्या मसला था? शर्लॉक होम्स ने अपनी जेब से मुड़ा हुआ कागज निकाला और मेज पर बिछा दिया। यह विक्टोरिया की कॉलोनी का नक्शा है, वह बोला। मैंने कल तार द्वारा ब्रिस्टल से इसे मंगवाया था। उसने नक्शे के एक हिस्से पर हाथ रखा। तुम इसे कैसे पढ़ोगे? रेड, मैंने पढ़ा। और अब? उसने हाथ हटा लिया। बेलारेट। बिल्कुल, उस आदमी ने यही बुदबुदाया था, पर बेटे ने सिर्फ आखिरी हिस्सा ही सुना। वह अपने हत्यारे का नाम बताना चाह रहा था। बेलारेट का अमुक। यह तो आश्चर्य हो गया। मैंने कहा, यह तो बिल्कुल साफ है। और अब देखो, मैंने दायरा काफी समेट लिया था। सलेटी रंग का कपड़ा वह तीसरी जानकारी थी जो बेटे ने दी थी। यह भी पक्की बात है। अब हमें यह पक्की जानकारी है कि सलेटी कोट वाला बेलारेट का ऑस्ट्रेलियन ही हत्यारा है। बिल्कुल, और वह आदमी उस वक्त इलाके में ही अपने घर पर है, क्योंकि पूल तक पहुंचने का रास्ता या तो फॉर्म से है या जागीर से होकर, जहां अजनबी नहीं आ जा सकते।
बिल्कुल। फिर हमारे आज के अनुभव देखो, जमीन को बारीकी से देखने पर मुझे वे छोटे छोटे सुराग मिले जो मैंने मूर्ख लेस्ट्रेड को बताए थे हत्यारे के व्यक्तित्व के बारे में। पर तुमने वे सुराग कैसे ढूंढे? तुमको मेरा तरीका मालूम ही है। वह छोटी छोटी बातों पर गौर करने पर टिका है। उसका कद, मैं जानता हूं कि तुम उसके कदम की लंबाई से नाप सकते हो। उसके जूते भी अपनी छाप छोड़ते हैं। हाँ, वे विशेष तरह के जूते थे। पर उसका लंगड़ापन, उसके दाएं पैर की छाप उसके बाएं पैर की छाप से हमेशा कमजोर दिखती थी। वह उस पर कम वजन डालता था। क्यों? क्योंकि वह लंगड़ाता था। वह लंगड़ा था, पर उसका बाएं हाथ का इस्तेमाल। सर्जन ने छानबीन के दौरान जख्म का जो खुलासा किया उससे तुम भी चौंक गए थे। वार बिल्कुल पीछे से किया गया था, पर बाईं तरफ था। अब अगर वह बाएं हाथ का प्रयोग नहीं करता तो ऐसा कैसे हो सकता था? पिता और बेटे के बीच हो रही बहस के दौरान वह उस पेड़ के पीछे खड़ा था। उसने वहां सिगार भी पिया था। मुझे वहां पर सिगार की राख मिली और तंबाकू की राख पर मुझे खास जानकारी होने की वजह से मैं बता सकता हूं कि वह इंडियन सिगार था। तुम तो जानते ही हो कि मैंने इस पर काफी अध्ययन किया है और 140 अलग तरह की पाइप, सिगार और सिगरेट की राख पर लेख लिखा है। राख ढूंढ निकालने पर मैंने इधर उधर देखा और काय में मुझे उसका टुकड़ा मिल गया जहां उसने फेंका था। वह इंडियन सिगार था, जैसा रॉटरडैम में बनाया जाता है। और सिगरेट होल्डर, मैंने देख लिया था कि उसका सिरा उसने मुंह में नहीं लिया था, जिसका मतलब था कि वह होल्डर का इस्तेमाल करता था। उसका सिरा मुंह से नहीं काटा गया था, पर चीरा गया था। पर यह चीरा ज्यादा स्पष्ट नहीं था, इसलिए मुझे पता चला कि उसने कम धार वाला चाकू इस्तेमाल किया था। होम्स, मैंने कहा, तुमने इस आदमी के इर्द गिर्द ऐसा जाल डाला है जिसमें से वह निकल नहीं सकता और तुमने एक बेगुनाह की जान बचाई है। तुमने वह फंदा काट दिया है जिस पर वह फांसी पर चढ़ने वाला था। मैं देख पा रहा हूं कि हत्यारा है। मिस्टर जॉन टर्नर, होटल के वेटर ने हमारे सिटिंग रूम का दरवाजा खोलकर एक मेहमान को लाते हुए कहा। अंदर आने वाला व्यक्ति अजीब और असरदार था। उसकी धीमी लंगड़ाती चाल और झुके हुए कंधे दिखा रहे थे कि कमजोर है, पर फिर भी उसके कठोर नाखनक्श बता रहे थे कि उसका शरीर और चरित्र काफी मजबूत थे। उसकी उलझी दाढ़ी, काले सफेद बाल और घनी भौहों से वह काफी प्रभावशाली दिखाई दे रहा था, पर उसका चेहरा सफेद पड़ा था। उसके नथुनों के कोनों पर नीलापन था। मैं पहली नजर में ही समझ गया कि उसे किसी गंभीर बीमारी ने जकड़ रखा है। कृपया सोफे पर बैठिए, होम्स ने कोमलता से कहा। आपको मेरा नोट मिला? हाँ, लॉजिकीपर ने मुझे ला कर दिया था। तुमने कहा था कि तुम चर्चा से बचने के लिए मुझसे यहाँ मिलना चाहते हो। मुझे लगा कि अगर मैं हॉल तक जाऊंगा तो लोग बातें बनाएंगे। और तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? उसने थकी हुई आंखों से मेरे दोस्त को हताशा से देखा, मानो सवाल का जवाब उसे मिल गया हो। हाँ, होम्स ने उस नजर का जवाब दिया। ऐसा ही है, मुझे मैककार्थी के बारे में सब कुछ मालूम है। बुजुर्ग ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। वह बोला, पर मैं उस युवक को नुकसान नहीं होने देता। अगर केस उसके खिलाफ जाता तो मैं सामने आकर कबूल कर लेता। यह सुनकर मुझे खुशी हुई। होम्स ने गंभीरता से कहा, मैं अभी ही सामने आ गया होता अगर मुझे लाडली बेटी की फिक्र नहीं होती। उसका दिल टूट जाता। उसका दिल तब भी टूटेगा जब वह सुनेगी कि मैं बंदी बना लिया गया हूँ। शायद इसकी नौबत न आए, होम्स ने कहा। क्या? मैं कोई सरकारी एजेंट नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी की इच्छा थी कि मैं यहाँ आऊं और मैं उसकी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। पर युवक मैककार्थी को रिहा करवाना ही पड़ेगा। मैं मरने वाला हूँ, बुजुर्ग टर्नर ने कहा। मुझे सालों से डायबिटीज है। मेरा डॉक्टर कहता है कि इसमें शक है कि मैं 1 महीने और जिंदा रहूंगा या नहीं। पर मैं अपनी छत के नीचे मरना चाहता हूँ, जेल में नहीं। होम्स उठकर हाथ में कलम लेकर अपनी मेज पर कागजों के बंडल के सामने बैठ गया। हमें बस पूरी तरह सच सच बताएं। वह बोला, मैं सारा बयान लिख लेता हूँ। आप इस पर दस्तखत करेंगे और मैं और वॉटसन उसके गवाह बनेंगे। फिर आखिरी समय पर मैं युवक मैककार्थी को बचाने के लिए इसे पेश कर दूंगा। मैं वादा करता हूं कि जब तक बिल्कुल ही जरूरी नहीं होगा तब तक मैं इसको पेश नहीं करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बुजुर्ग ने कहा। तब तक शायद मैं जिंदा भी नहीं रहूंगा, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर मैं इलिस को इस सदमे से दूर रखना चाहता हूं। अब मैं बात साफ साफ बतलाता हूं। इस किस्से की शुरुआत लंबे समय पहले हुई थी, पर मुझे पूरी बात कहने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तुम इस मृतक मैककार्थी को नहीं जानते। वह शैतान का असली रूप था। मैं सच कह रहा हूं। तुम ऐसे बुरे आदमी के चंगुल से बचे रहो।
पिछले 20 सालों से उसका शिकंजा मुझ पर कसा हुआ था और उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। पहले मैं यह बता दूं कि कैसे मैं उसके चंगुल में फंसा। यह बात 60 के दशक की है। हम लोग खदानों में काम करते थे। उस वक्त मैं जवान था, खून गर्म और बेपरवाह, मैं कुछ भी करने को तैयार था। मैं बुरी सोहबत में पड़ गया, शराब की लत पड़ गई, जुए में हारने लगा और आखिर में लुटेरा बन गया। हम 6 लोग थे और हम बेकाबू होकर लूटने लगे। मैंने अपना नाम ब्लैक जैक ऑफ बेलारेट रख लिया और अब भी उस इलाके में हम लोगों को बेलारेट गैंग के नाम से जाना जाता है। एक बार सरकारी खजाना जिसमें बहुत सोना था, बेलारेट से मेलबोर्न कुछ पुलिस वालों की देखरेख में ले जाया जा रहा था। हमने घात लगाकर रक्षक दल पर हमला कर दिया। उसमें 6 सिपाही थे और हम भी 6 थे। इसलिए मामला टक्कर का था, पर हमने 4 सिपाही पहले ही धावे में ढेर कर दिए। पर जब तक हमें खजाना हाथ लगता, हमारे भी 3 साथी मर चुके थे। मैंने वैगन ड्राइवर के सिर पर पिस्तौल रखी जो यही मैककार्थी था। काश मैंने उसी दिन अपनी पिस्तौल चला दी होती, पर मैंने इसे छोड़ दिया जबकि मैंने इसकी दुष्ट आंखों को अपने चेहरे पर गड़ा देख लिया था। मानो वह मेरे चेहरे की बारीकियों को रटने की कोशिश कर रहा है। हम सोना लेकर फरार हो गए, अमीर हो गए और बिना शक पैदा किए इंग्लैंड खिसक गए। वहां मैं अपने पुराने मित्रों से अलग हो गया और ठान लिया कि अब से शरीफों की तरह सम्मानजनक जिंदगी बिताऊंगा। मैंने यह जागीर खरीद ली जो उस वक्त बिकाऊ थी और मैंने सोचा कि अपनी दौलत से भले काम करूंगा, जिससे वे पाप धुल सके जिनसे मैंने दौलत कमाई थी। मैंने शादी भी की। मेरी पत्नी जवानी में ही चल बसी थी, वह नन्ही सी एलिस को छोड़ गई। जब वह बच्ची ही थी तब भी उसके छोटे छोटे हाथ मानो मुझे सही रास्ता दिखाते थे। दूसरे शब्दों में, मैं पूरी तरह बदल चुका था और अपने पिछले पापों को धोने की कोशिश कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी मैककार्थी ने मुझ पर शिकंजा कस दिया। मैं किसी निवेश के सिलसिले में शहर गया था और रिजेंट स्ट्रीट पर यह मिला, न पीठ पर शर्ट थी, न पैरों में जूते। हम मिल गए। जैक, मेरी बांह छूते हुए वह बोला, हम तुम्हारे परिवार की तरह रहेंगे। हम 2 जने हैं, मैं और मेरा बेटा, और तुम हमें अपने साथ रखोगे। अगर तुम नहीं रखते तो कोई बात नहीं। इंग्लैंड एक कानून पसंद देश है और हर जगह पुलिस तैनात है। इस तरह वे वेस्ट कंट्री आ गए। मैं उनसे छुटकारा नहीं पा रहा था और तब से वे बगैर किराया दिए मेरी सबसे अच्छी जमीन पर रहने लगे। मेरे लिए कोई चैन नहीं था, न शांति, न मैं भूल पा रहा था। मैं जहां भी मुड़ता उसका धूर्त मुस्कुराता चेहरा मेरे पास होता। एलिस के बड़ी होने पर यह और भी बढ़ गया, क्योंकि वह समझ गया था कि पुलिस से ज्यादा डर मुझे अपनी बीती जिंदगी का पता एलिस को चल जाने का है। उसे जो चाहिए वह मिल जाना चाहिए और जो भी वह मांगता मैं बगैर सवाल पूछे उसे दे देता, जमीन, दौलत, जायदाद, और आखिर में उसने वह मांग लिया जो मैं नहीं दे सकता था, वह थी एलिस। असल में उसका बेटा बड़ा हो गया था और मेरी बेटी भी, और क्योंकि मेरे खराब स्वास्थ्य के बारे में सबको मालूम था, उसे यह अच्छा मौका दिखाई दिया कि उसका बेटा मेरी जायदाद का वारिस बन जाए। पर यहाँ मैं अड़ गया। मैं नहीं चाहता था कि उसका गंदा खून मेरे खून से मिले, जबकि मुझे उसका लड़का नापसंद नहीं था। पर पिता का खून उसमें था और यही काफी था। मैं अड़ा रहा। मैककार्थी ने धमकी दी। मैंने उसे उकसाया। हमें पूल पर इस बारे में बातचीत करने के लिए मिलना था। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि वह अपने बेटे से बात कर रहा है, इसलिए मैंने एक सिगार सुलगाई और उसके अकेले होने के इंतजार में पेड़ के पीछे छिप गया। पर जब मैंने उसकी बातें सुनी तो मेरे अंदर जितना कड़वापन था सब ऊपर आ गया। वह अपने बेटे को उकसा रहा था कि मेरी बेटी से शादी कर ले, मानो मेरी बेटी सड़क चलती बाजारू औरत हो और उसकी राय मायने नहीं रखती। मैं यह सोचकर पागल हो गया कि मैं और मुझे जो सबसे प्रिय है ऐसे आदमी की जकड़ में है। क्या मैं यह डोर तोड़ नहीं सकता? मैं तो खुद ही मरनासन और हताश हूँ। हालांकि मेरा दिमाग साफ है और शरीर मजबूत। मैं जानता था कि मेरी किस्मत का फैसला तो हो गया है, पर मेरी बीती कहानी और मेरी बेटी दोनों ही बचाए जा सकते थे, बस अगर मैं इस बदजुबान को चुप कर सकूं। मैंने किया, मिस्टर होम्स। मैं फिर से करूंगा। हालांकि मैंने गहरा पाप किया है, इसके लिए मैंने काफी सजा भी भुगती है। मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि मेरी बेटी भी उसी जाल में फंस जाए जिसमें मैं फंसा हुआ था। उसको मारते समय मुझे उतना ही पछतावा हुआ जितना किसी पशु या पक्षी को मारने पर होता। उसकी चीख से उसका बेटा लौट आया, पर मुझे जंगल में छुप जाना था। हालांकि मुझे अपना कोट लेने के लिए लौटना पड़ा जो भागते समय मुझसे गिर गया था। उस दिन जो कुछ भी हुआ था उसकी सच्ची कहानी यही है।
यह मेरे हाथ में नहीं है कि तुम्हारा फैसला कर सकूं। होम्स ने कहा, जब बुजुर्ग बयान पर दस्तखत कर रहा था। मैं उम्मीद करता हूं कि हमें ऐसा करने की नौबत न आए। मैं भी यही चाहता हूं सर। और तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारी तबीयत देखते हुए कुछ भी नहीं। यह तो तुम भी जानते हो कि जल्दी ही तुम्हें अदालत में जवाब देना होगा जो यहाँ की अदालत से बहुत बड़ी है। मैं तुम्हारा कबूलनामा अपने पास रखूंगा और अगर मैककार्थी को सजा होती है तो मुझे जबरन इसका इस्तेमाल करना होगा। अगर नहीं तो यह किसी भी इंसान की नज़र में नहीं आएगा। तुम्हारा रहस्य, चाहे तुम जीवित रहो या नहीं, हमारे पास सुरक्षित रहेगा। तो अलविदा, बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा। जब भी तुम लोगों को मृत्यु आएगी तुम लोग भी शांति से मरोगे, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे शांति से मरने का मौका दिया है। उसकी विशाल काया कांपती हुई धीरे धीरे कमरे के बाहर चली गई। केस से जेम्स मैककार्थी बरी हो गया, क्योंकि होम्स ने कई जगह आपत्ति उठाई थी और बचाव के पक्ष में उसने कोर्ट में कई दलीलें पेश की थी। बूढ़ा टना हमसे मिलने के बाद 7 महीनों तक जीवित रहा, पर अब मर चुका है और यह मुमकिन है बेटा और बेटी आपस में खुशी खुशी रहते हैं, उस काले बादल से अनजान, जो उनके बीते हुए काल पर मंडराया था।